नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने प्रशांत किशोर पर निशाना साध किया। उन्होंने कहा है कि पीके के पास केवल रैंडम डेटा, अहंकार और एक बड़ा ईगो है जिसका ध्यान केवल मी, माइन, माई सेल्फ पर है। एक चतुर पत्रकार के लिए उसे नष्ट करना बहुत आसान है। विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि इस वीडियो में करण थापर जैसे अहंकारी एंकर के बावजूद पीके को हकलाते हुए और अपना आपा खोते हुए पाया गया है, क्योंकि अहंकार और झूठ एक आत्म विनाशकारी संयोजन है। अग्निहोत्री कहते हैं कि अब तक पीके दोस्ताना मैदानों पर खेलते रहे, पहली बार वो किसी अपरिचित पिच पर खेले और इसीलिए परिणाम ये है। विवेक अग्निहोत्री की इस बात पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी विवेक अग्निहोत्री से सहमत हो पाऊंगा। ये एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। जो लोग मीडिया के सहारे जीते हैं वो अंततः मीडिया के हाथों मारे भी जाते हैं। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री के बोल आजकल बदले बदले से लग रहे हैं। उन्होंने पहले तो प्रशांत किशोर पर निशाना साधा जो मोदी को फिर से लाने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर कपिल सिब्बल के साक्षात्कार पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हाल ही में कपिल सिब्बल के साथ एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें पॉडकास्टर ने सिब्बल को नष्ट करने के इरादे से शुरुआत की, लेकिन अंततः लड़खड़ाते हकलाते रहीं और खुद ही बेनकाब हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कपिल सिब्बल शांत और बुद्धिमान थे। इसके अलावा वो ज़्यादा साक्षात्कार नहीं देते, इसलिए उनके पास कहने के लिए कुछ नया था। जबकि पीके ने स्पॉटलाइट में रहना चुना और वो हर जगह अपना आधा सच और आधा झूठ दोहराते रहे। उसका अपने ही जाल में फंसना तय था। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि विवेक अग्निहोत्री के बोल कैसे बदल गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नाराज हैं बीजेपी के नेता। इस बार बीजेपी टीम की तरह चुनाव नहीं लड़ रही है, इनके आपस में बहुत झगड़े हैं। इनके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बार आरएसएस चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो घर बैठे हुए हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुप बैठे हैं क्योंकि वो मोदी और अमित शाह और उनके काम करने के तरीके से नाराज हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी लड़ाई मुझसे है, कृपया मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को प्रताड़ित मत कीजिए। उन्होंने बुधवार को दावा किया था कि स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस गुरुवार को उनके माता पिता से पूछताछ करेगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे झुकाने और तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं झुका पाए। फिर मुझे गिरफ्तार किया गया। तिहाड़ में तरह तरह से प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है। मोदी जी, 21 मार्च को जब आपने मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन रात को मेरी माँ अस्पताल से लौटी थी। मेरे पिताजी 85 साल के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या आपको लगता है कि मेरे माता पिता गुनाहगार हैं? पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है, मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आखिर उन्होंने जेल में रहते हुए अपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि इससे एक मिसाल कायम होगी। साथ ही अगर वो इस्तीफा देते हैं तो इससे भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को ममता बनर्जी और एमके स्टालिन सहित विपक्षी मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने की खुली छूट मिल जाएगी, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर राज्य में समुदायों के बीच विभाजन के बीज बोने के आरोप लगाए। एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भाषा, धर्म और जातीयता के आधार पर विभाजन को बढ़ावा देने के लिए भाजपा की निंदा की और लोगों से ऐसी रणनीति के आगे न झुकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा बंगाली, गैर बंगाली, हिंदू मुस्लिम सिद्धांत पर जोर देती है। वो दरारें पैदा करते हैं, कृपया उनके जाल में ना फंसे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को एक सख्त चेतावनी जारी की है। देवेगौड़ा ने सेक्स स्कैंडल के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को तुरंत पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा है। कन्नड़ और अंग्रेजी में जारी एक बयान में पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने कहा, उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। मैं ये कोई अपील नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक चेतावनी दे रहा हूँ। अगर वो इस वार्निंग पर गौर नहीं करता है तो उसे मेरे और सारे परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उस पर लगे आरोपों पर कानून अपना काम करेगा, लेकिन परिवार की बात ना सुनकर वो एकदम अलग थलग हो जाएगा। अगर वो मेरी जरा इज्जत करता है तो उसे तुरंत लौट आना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है कि आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द किया जाए। कानून का सामना करने के लिए उसकी भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।
इसके बाद राहुल गांधी ने उस ट्वीट को रीट्वीट कर कहा है कि एक मास रेपिस्ट को आप बचा क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 25 मई यानी शनिवार को वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव प्रचार आज थम चुका है। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी समेत कई बड़े दिग्गज नेता मुकाबले में देखने को मिलेंगे। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के बाद हुई झड़पों में एक की मौत के मामले में दर्ज एफआईआर में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का नाम शामिल कर लिया गया है। रोहिणी आचार्य सारण में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ महागठबंधन की उम्मीदवार है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव संविधान के बारे में है, वो संविधान पर हमला कर रहे हैं, आरक्षण पर आक्रमण कर रहे हैं। 22 लोगों के लिए उन्होंने सारा का सारा काम किया है। अडानी जी को देश की सारी संपत्ति पकड़ा दी है। हम चाहते हैं कि 90% की राजनीति हो, गरीब लोगों की, किसान लोगों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटी की, गरीब जनरल कास्ट की राजनीति हो। ये चुनाव चल रहा है और जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया सरकार बना रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने हिदायत दी है कि जो चीजें संविधान पर सवाल उठाती हैं आप नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, इस पर कोई टिप्पणी ना करे। सिंघवी ने कहा कि हम खुलेआम कह रहे हैं कि जब तक आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, कौन क्या बोलेगा ये तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। आज भारत की अस्मिता, भारत की सोच, भारत के संविधान का मूल ढांचा खतरे में है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रिया शिनेत ने कहा है कि चुनाव आयोग को बीजेपी को सांप्रदायिक और भड़काऊ भाषण देने से रोकना था, लेकिन आयोग ने कांग्रेस को भी नसीहत दे डाली कि संविधान और अग्निवीर पर बात ना करें। एक लोकतंत्र में अगर संविधान को सशक्त करने की बात नहीं की जाएगी तो फिर क्या बात की जाएगी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने फॉर्म 17C डेटा का खुलासा करने की मांग बड़ी सरल है। 17C जो फॉर्म है जिसमें दर्ज होता है कि एक पोलिंग स्टेशन में कितने वोट दिए गए, कौन सी मशीन किस सीरियल नंबर वाली कौन सी पोलिंग स्टेशन में लगाई गई है, हर मशीन पर कितने वोट पड़े, ये सारी बातें चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डालते। लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग के जवाब में जो कहा है वो अजीबोगरीब है और एक तरह से कुतर्क है। चुनाव आयोग का कहना है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ होगी, कोई डेटा मुआफ कर सकता है, ऐसा तो फिर कोई डेटा ही अपलोड नहीं हो सकता। चुनाव आयोग का ये जवाब सिर्फ बचने की प्रक्रिया है, जबकि यही डेटा कोई भी चुनाव आयोग को पैसे चुकाकर ले सकता है। इसीलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दिखाता है कि चुनाव आयोग का झुकाव एक तरफा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को अग्निपथ योजना का राजनीतिकरण नहीं करने का निर्देश देकर बेहद गलत किया। उन्होंने कहा कि सरकार की किसी नीति की आलोचना करना विपक्षी दल का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राजनीतिकरण का क्या मतलब है? क्या चुनाव आयोग का मतलब आलोचना है? अग्निवीर एक योजना है, सरकार की नीति का एक प्रोडक्ट है। सरकार की नीति की आलोचना करना एक विपक्षी राजनीतिक दल का अधिकार है। पटियाला में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन करने पड़ते थे। जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर कर चुके थे, 90,000 से ज़्यादा सैनिक हमारे कब्जे में थे। मैं विश्वास से कहता हूं कि अगर उस समय मोदी होता तो उनसे करतारपुर साहिब लेकर रहता, तब उन जवानों को छोड़ता। वो तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझसे जितनी सेवा हो सकी मैंने की। आज करतारपुर साहिब आपके सामने है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछा है कि अगर उनको बहुमत मिलता है तो उनका पीएम कौन होगा। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी से ये सवाल पूछा। अमित शाह ने कहा कि मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। उन्होंने आगे कहा, शरद पवार बन सकते हैं क्या? लालू यादव बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? राहुल गांधी बन सकते हैं क्या? अमित शाह ने आरोप लगाया कि उनके एक नेता से जब पूछा गया कि आपका पीएम कौन होगा तो उन्होंने कहा ये वो 5 साल बारी बारी से बनेंगे। उन्होंने कहा कि देश ऐसे चल सकता है क्या? चुनावी सभा के लिए पंजाब जा रहे प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस ने 3 सवाल किए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल पूछे हैं। जयराम रमेश ने लिखा, पटियाला जा रहे निवर्तमान प्रधानमंत्री से आज के सवाल। किसानों के प्रदर्शन के 100 दिन बाद भी पीएम खामोश क्यों हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पीएम ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनका क्या हुआ?
पटियाला को स्मार्ट सिटी मिशन से अलग क्यों रखा गया है? बता दें, मोदी पटियाला में बीजेपी उम्मीदवार परनीत कौर के लिए रैली करेंगे। परनीत कौर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। महाराष्ट्र में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है। रामदास अठावले के बयान से ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सीटों की संख्या में कमी आएगी। समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में लड़ाई कांटे की है, लेकिन फिर भी एनडीए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। रामदास अठावले ने कहा कि विपक्ष की ओर से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हम महाराष्ट्र में 35 से 40 सीटें जीतेंगे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब रामदास अठावले कह रहे हैं कि वो 35 से 40 सीटें जीत सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक बार फिर स्वाति मालीवाल ने न्यूज एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में वैभव कुमार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं 13 मई को करीब 9 बजे सुबह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर गई थी। वहां पहुंची तो स्टाफ ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल घर पर हैं। इतने में वैभव कुमार दंदनाते हुए आते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, अरविंद जी आ रहे हैं। तभी उसने मुझे 7-8 थप्पड़ जोर से मारे। जब मैंने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की तो वैभव ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। मेरा सिर सेंटर टेबल से टकराया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि फॉर्म 17C के तहत डाले गए वोटों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। दरअसल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एडीआर की एक याचिका पर जवाब देने को कहा था, जिसमें मतदान समाप्त होते ही फॉर्म 17C की स्कैन की गई प्रतियां चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। उसने कहा है कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17C प्रदान करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। पीएम मोदी 2 इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं बल्कि दैवीय शक्ति हैं। इस पर राहुल गांधी ने तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अपने चमचों के इंटरव्यू में कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मतलब हिंदुस्तान की सारी जनता, जीव सब बायोलॉजिकल हैं, लेकिन मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मोदी कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है और उनके चमचे कहते हैं वाह 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 क्या बात बोली है। मतलब लोग कोविड में दम तोड़ते रहे और परमात्मा ने जिसे भेजा वो कहता रहा थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ। परमात्मा ने ये कैसा आदमी भेज दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा कि संविधान में हमारे देश की हजारों साल पुरानी विचारधारा है, सोच है, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो संविधान को खत्म कर देगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सपने मत देखिए, आप ये कभी नहीं कर पाएंगे। आपके सामने करोड़ों देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देश के संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। हरियाणा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर है। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी की राजनीति से थक चुके हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई चरम पर है, अब बदलाव आएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि वो अपनी पार्टी से लोकसभा चुनाव में वोट न करने को लेकर मिले कारण बताओ नोटिस से हैरान है। उन्होंने 2 पन्नों की चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। साथ ही जयंत सिन्हा ने वोट नहीं करने के आरोपों पर कहा है कि उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट किया था। रैलियों में शामिल न होने पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी पार्टी कार्यक्रम, रैली या संगठनात्मक बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। अगर बाबूलाल मरांडी जी मुझे कार्यक्रमों में शामिल करना चाहते थे तो वो निश्चित रूप से मुझे आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बीजेपी के नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी आखिरकार लोकसभा चुनाव में नजर आ गए। वो गुरुवार को सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र पहुंचे और अपनी मां मेनका गांधी के पक्ष में प्रचार किया है। एक जनसभा में वरुण गांधी ने कहा कि जितने लोग यहाँ और अगर उनको कभी कोई दिक्कत हो तो कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए। मैं अपना फोन नंबर बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपको सुरक्षा कवच दे रहा हूँ। जिसके पास माता जी का नंबर है उनके पास और भी बड़ा सुरक्षा कवच है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।